हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के इस सेशन में हम क्लास 10th साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया था। अब बारी आती है मेटलर्जी को पढ़ने की और कोरोजन को पढ़ने की। ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी को हम शुरू करते हैं और अब मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा। प्रीवियस सेशन में हमने मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आ गया था कि मेटल्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, पर सवाल ये उठता है कि भाई मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको जान के होगी खुशी कि हमारे अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो एक मेजर सोर्स है मेटल्स का। एक्चुअली होता ये है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अच्छा, वो सब्सटेंसेस ना नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, मतलब ऐसा नहीं है कि उन सब्सटेंसेस को हमने जा कर के रख दिया हो अर्थ क्रस्ट में, नहीं, वो सब्सटेंसेस नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में और इसीलिए उनको हम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। होता ये है कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले उन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। आपको ये दिख रहा है? ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें कोई मेटल प्रेजेंट है। होगा कोई मेटल प्रेजेंट, डेफिनेटली होगा। तो ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें कि कोई मेटल प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली ये क्या है? एक मिनरल है। सिमिलरली ये भी एक मिनरल है, ये भी एक मिनरल है, ये भी है, ये भी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको कई सारे मिनरल्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, तुम्हें मैंने ये बता दिया कि मिनरल्स में मेटल्स पाए जाते हैं, पर कैसे वो भी समझ लो। मिनरल्स में मेटल्स दो तरीके से पाए जाते हैं। मिनरल्स में मेटल्स दो तरीके से पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मिनरल्स में अपने फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, या आप इसे नेटिव स्टेट भी बोल सकते हो। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मिनरल्स में अपने फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या अपनी नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। वहीं कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो मिनरल्स में अपने कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लो। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक मिनरल में मेटल प्रेजेंट है अपनी फ्री स्टेट में या अपने नेटिव स्टेट में, इसका मतलब क्या कि उस मिनरल में वो जो मेटल है ना वो अकेला प्रेजेंट है। मतलब वो मेटल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, उसने कोई कंपाउंड नहीं बनाया है। वो मेटल मिनरल में अकेला प्रेजेंट है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। तो जब मैं बोलूं कि किसी मिनरल में मेटल प्रेजेंट है अपनी फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में, इसका मतलब क्या है कि उस मिनरल में वो मेटल अकेला प्रेजेंट है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई एक मिनरल है जिसमें मेटल प्रेजेंट है, और मेटल कैसे प्रेजेंट है? अपनी कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या कि उस मिनरल में वो जो मेटल है ना वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो गया है, और कंबाइन होकर के उसने कंपाउंड बना लिया है। तो जब मैं बोलूं कि एक मिनरल में मेटल प्रेजेंट है अपनी कंबाइंड स्टेट में, इसका मतलब क्या कि उस मिनरल में मेटल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर गया है और उसने कंपाउंड बना लिया है। तो वो हो जाती है उस मेटल की कंबाइंड स्टेट। इतना समझ में आ गया? रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, वो मस्ट है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जिंक आयरन के पब हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। देखो बेटा, ये दोनों गोल्ड एंड प्लेटिनम
साधु मेटल्स होते हैं, मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये अपने मिनरल्स में हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ना, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन ही नहीं होंगे, तो कंपाउंड ही नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या, ये दोनों साधु मेटल्स अपने मिनरल्स में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, ऑलवेज। या अपने नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। वहीं अगर हम बात करें पोटेशियम से लेकर के एल्यूमिनियम मेटल्स तक की, मतलब कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मेटल्स की बात करें, तो बेटा ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर ही जाएंगे और कंपाउंड बना ही लेंगे। इसका मतलब क्या कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स अपनी मिनरल्स में अपने कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, ऑलवेज। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो इसलिए ये अपने मिनरल्स में अपने कंबाइंड स्टेट में ही प्रेजेंट होंगे हमेशा, कंबाइंड स्टेट में। मिनरल्स में ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जिंक, आयरन और लेड की, तो बेटा ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इतने रिएक्टिव तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ रिएक्टिव तो होते हैं। ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ये भी अपने मिनरल्स में अपने कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाएंगे, कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कॉपर, मरकरी और सिल्वर की, तो ये तो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ये तीनों लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसलिए ये अपने मिनरल्स में अपनी कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं और तो और फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, दोनों स्टेट्स में पाए जाते हैं ये लेस रिएक्टिव मेटल्स अपने मिनरल्स में। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा है कि तुम्हें मैंने बोला कि हाँ बेटा इस मिनरल में एक मेटल प्रेजेंट है, सपोज इस मिनरल में आयरन मेटल प्रेजेंट है। तो अब तुमने सोचा कि इस मिनरल में आयरन मेटल प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मिनरल में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करूँगा। अब तुम जी जान से लगे हुए हो उस मिनरल में से आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। तुमने बहुत मेहनत करी है, तुमने बहुत पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली जब तुमने मिनरल से आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया तो तुम्हारे पास ज़रा सा आयरन मेटल आया। तुमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मिनरल से ढेर सारा आयरन मेटल निकलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत निकला, ज़रा सा निकला। तो देखा जाए तो तुम्हारी मेहनत वेस्ट हुई, तुम्हारे पैसे भी वेस्ट हो गए। कहने का मतलब ये है कि मिनरल्स कई सारे होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि तुमको मैंने एग्जाम्पल बताया कि कहने को तो मिनरल में आयरन मेटल था, लेकिन ज़रा सा था, मेहनत बहुत लगी, पैसे भी बहुत खर्च हो गए, ज़्यादा ही खर्च हो गए आयरन मेटल को मिनरल से एक्सट्रैक्ट करने में, लेकिन मेटल बहुत ही ज़रा सा हाथ लगा हमारे। तो सारे मिनरल्स से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, समझे। तो वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली, उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली, उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब
अब तुम्हें मैंने बोला कि बेटा एक मिनरल है और उसमें जिंक मेटल प्रेजेंट है, मिनरल है और उसमें जिंक मेटल प्रेजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस मिनरल में सिर्फ और सिर्फ जिंक मेटल ही प्रेजेंट होगा। भाई कुछ और चीज़ें भी तो प्रेजेंट होंगी ना उस मिनरल में, जिन्हें हम इम्प्योरिटीज़ बोल सकते हैं। कुछ अर्दी पार्टिकल्स होते हैं, रेत होती है ना, पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं। तो एक मिनरल में जो ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं या मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, दीज अर्दी सैंडी एंड रॉकी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो आपके पास एक ओर है जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ये मेटलर्जी की 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं, इनको परफॉर्म करके ही हम ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप होती है एनरिचमेंट ऑफ द ओर और यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। इसमें होता क्या है, अच्छा ये स्टेप परफॉर्म करने के पहले एक और स्टेप हमें परफॉर्म करनी पड़ती है, उसको आप प्री स्टेप भी बोल सकते हो। उसमें एक्चुअली कुछ नहीं, ओर को ना पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो ओर जो होती है वो कुछ कुछ ऐसी दिखती है, अब इस पर हमें कुछ भी काम करना है तो इसके लिए सबसे पहले ओर को हमें उसका पाउडर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, क्रशर्स, ग्राइंडर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें कि हम ओर को डाल देते हैं तो वो जो मशीन्स होती हैं वो ओर को अच्छे से क्रश कर देती हैं, ग्राइंड कर देती हैं, तो अल्टीमेटली हमें ओर का पाउडर्ड फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो प्री स्टेप क्या हो गई, ओर को हमें पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ग्राइंडर्स का, क्रशर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एक बार हमारे पास पाउडर्ड ओर आ गई, फिर हम क्या करेंगे, उस पाउडर्ड ओर का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे या उस पाउडर्ड ओर का एनरिचमेंट करेंगे। मतलब हम कुछ ऐसा कर देंगे बेटा कि उस ओर में ना सिर्फ और सिर्फ मेटल रह जाए। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ओर में मेटल तो होता ही है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस मेटल के अलावा ओर में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी तो प्रेजेंट होती हैं ना, जिन्हें हम गैंग बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ओर का कॉन्सेंट्रेशन करना चाह रहे हैं, मतलब कि हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि उस ओर में सिर्फ और सिर्फ हमारा डिज़ायर्ड मेटल ही रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओर में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, जो गैंग प्रेजेंट है, उन्हें हम रिमूव कर देंगे। सो द रिमूवल ऑफ गैंग या द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द पाउडर्ड ओर, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर या एनरिचमेंट ऑफ द ओर। दिमाग लगाओ ना, अगर आप एक ओर में से सारी इम्प्योरिटीज़ को हटा दोगे, सारे गैंग को हटा दोगे, तो सिर्फ उस ओर में क्या रह जाएगा, मेटल रह जाएगा। तो ओर जो है वो आपकी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। ग्रेविटी मेथड होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है, फ्लोटेशन मेथड होता है, केमिकल मेथड भी होता है। तो कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए थे जिनकी मदद से हम एक ओर का कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, मतलब एक ओर में से सारी इम्प्योरिटीज़ को, सारे गैंग को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब भाई ओर तो आपकी कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है ना, तो अब उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से हमें क्या करना होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और यही मेटलर्जी की सेकेंड स्टेप होती है। अब ये कैसे परफॉर्म की जाती है सेकेंड स्टेप, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले तो
को कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में। ओर का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, फिर उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये मेटलर्जी की सेकेंड स्टेप होती है। इस सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले तो ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है मेटल में। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, इस स्टेप में फर्दर ये दो स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप में ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, दूसरी स्टेप में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना होता है मेटल में। ठीक है, देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक लाइन आपको दिखेगी, एक स्टेटमेंट आपको दिखेगा कि अधिकतर जो हमारी मेटल की ओर्स होती हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द मेटल ओर्स आर ऑक्साइड्स। मतलब अधिकतर हमारे जो मेटल्स होते हैं वो अपने ओर्स में अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऑक्साइड बेटा, एक मेटल की ऑक्साइड ओर का मतलब क्या है कि उस ओर में मेटल अपने ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। एक मेटल की सल्फाइड ओर का मतलब क्या है कि उस ओर में मेटल अपने सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। तो अधिकतर जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी जो ओर्स होती हैं वो ऑक्साइड ओर्स ही होती हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो मतलब ऑक्सीजन एक रिएक्टिव एलिमेंट है। इसके अलावा अर्थ में अबंडेंट भी होता है ऑक्सीजन एलिमेंट, तो ये रिएक्ट कर जाएगा मेटल्स के साथ। तो अधिकतर जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी जो ओर्स हैं वो ऑक्साइड ओर्स ही होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ऑक्साइड ओर्स ही होती हैं, कुछ सल्फाइड ओर्स भी होती हैं, कुछ कार्बोनेट ओर्स भी होती हैं। तो जो सल्फाइड ओर्स होती हैं उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होती है रोस्टिंग, और जो कार्बोनेट ओर्स होती हैं उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन। हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, इसके लिए हमें दो स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ती हैं। पहली स्टेप में ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, दूसरी स्टेप में जो मेटल ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करना पड़ता है, किसमें, मेटल में। अधिकतर हमारे मेटल्स की जो ओर्स होती हैं वो ऑक्साइड ओर्स ही होती हैं, लेकिन उसके अलावा सल्फाइड ओर्स भी होती हैं, कार्बोनेट ओर्स भी होती हैं हमारे मेटल्स की। तो सल्फाइड ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होती है रोस्टिंग, कार्बोनेट ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है, कुछ नहीं, सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को जब हीट किया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मेटल ऑक्साइड में, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कार्बोनेट ओर को गर्म तो किया जाएगा, हीट तो किया जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में कार्बोनेट ओर को हीट किया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मेटल ऑक्साइड में। एग्जाम्पल देख लो आप, देखो ये सिनेबार है, मतलब मरकरी की ये सल्फाइड ओर है, तो जाहिर सी बात है मरकरी की सल्फाइड ओर मतलब कि मरकरी अपनी ओर में अपने सल्फाइड कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। मरकरी की बेटा सल्फाइड ओर मतलब कि उस ओर में मरकरी मेटल प्रेजेंट है, कैसे, अपने सल्फाइड कंपाउंड के फॉर्म में। तो देखो मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या
एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये कॉपर की सल्फाइड ओर है, कॉपर ग्लांस, इसको भी हम हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये भी जो है ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये जिंक सल्फाइड है, जिंक की सल्फाइड ओर है, इसको भी हम हीट कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये भी मेटल ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो बेसिकली सीधी सी बात है, जब हम सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, तो वो मेटल ऑक्साइड में जो है कन्वर्ट हो जाती हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन देख लो, कार्बोनेट और है, जिंक कार्बोनेट है, इसको भी हम हीट करेंगे लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर, या बोल सकते हो कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये भी टूट जाएगा जिंक ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। आई बात समझ में? चलो अब इसके बाद में, जैसा कि मैंने आपको सेकंड स्टेप बताई थी कि मेटल ऑक्साइड हमारे पास आ गया, अब उस मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे मेटल में। ठीक है, देखो जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो अनस्टेबल टाइप के होते हैं, तो ज़रा सा आप हीट करोगे इन लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। बेटा रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है ना, तो हमारे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अनस्टेबल टाइप के होते हैं, तो ज़रा सा आप उनको हीट बस कर दोगे तो इन लेस रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल्स में रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब कि इन लेस रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाएगी, तो वो जो मेटल्स हैं वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएंगे ना। देखो कुछ इस तरीके से, ये आपके पास मेटल ऑक्साइड आ गया था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ गया था, बस इसको हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, मरकरी मेटल आपके पास आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है गैस, मतलब ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली रिलीज हो जाएगी। ये आपने जो है कॉपर की सल्फाइड ओर को हीट किया था एयर की प्रेजेंस में, तो मेटल ऑक्साइड आ गया था, मेटल ऑक्साइड आ गया था, क्यूप्रस ऑक्साइड आ गया था और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है निकल गई थी। इसी को हम और मतलब फर्दर हीट कर देंगे तो क्या होगा, जो क्यूप्रस ऑक्साइड है बेटा, वो जो मेटल ऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगा किसमें, कॉपर में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अनस्टेबल टाइप के होते हैं, तो ज़रा सा आप हीट बस कर दो तो वो रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, मेटल्स में। ओके, लेकिन जो हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जिंक, आयरन एंड लेड, ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते हैं। तो हाईली मतलब जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि जिंक, आयरन एंड लेड, इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सबसे बढ़िया हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल या कोक, क्योंकि ये चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो हम क्या करते हैं इसी को कार्बन को ही रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आयरन ऑक्साइड है, इसमें हमने डाल दिया क्या, कार्बन, कोक के फॉर्म में, और हीट कर दिया, तो ये कार्बन पता है क्या करेगा, कार्बन बोलेगा ऑक्सीजन तुम इधर आओ, तो ऑक्सीजन जो है मुंह उठा करके कार्बन के पास आ जाएगी, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और ये जो आयरन है वो बेसिकली यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेटल की फॉर्म में, तो मेटल ऑक्साइड मेटल में रिड्यूस हो गया। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया, कौन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। कार्बन क्या बोलेगा, ऑक्सीजन इधर आओ, तो ऑक्सीजन कार्बन के पास आ जाएगी, क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपके पास आ जाएगा मेटल।
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक हीट कर देंगे, जिंक आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बेटा आप बोल सकते हो कि एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है अच्छा वाला, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फर्दर वो और क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने में मदद करने लग जाएगा, है ना। तो मेटल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हीट कर देंगे तो आयरन आ जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना ना, एक बार यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो जो बना है वो फर्दर क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने में मदद करने लग जाएगा, क्योंकि ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा क्या सिर्फ कार्बन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर? हाँ, मतलब कर सकते हैं क्योंकि वो चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन उसके अलावा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए हम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल देते हैं, देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसमें हमने ले लिया क्या, एल्यूमिनियम साथ में और हीट कर दिया। बेटा जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है मैग्नीज से। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। एल्यूमिनियम जा करके मैग्नीज को मुक्का मार देगा और मार करके भगा देगा, खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीज जो है वो अकेला पड़ जाएगा। मतलब बेसिकली हमारे पास मैग्नीज मेटल आ जाएगा। हम यही तो चाहते थे ना, मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में रिड्यूस करना चाहते थे। तो इसके लिए हमने क्या करा, हाईली रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल करा, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। एल्यूमिनियम ने जाकर के मैग्नीज को मुक्का मार के भगा दिया वहां से, खुद उसकी जगह पे बैठ गया और मैग्नीज मेटल जो है हमें मिल गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अच्छा बेटा ये ना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें काफ़ी हीट इवॉल्व होती है। इतनी हीट इवॉल्व होती है कि जो मेटल हमें मिलता है ना वो पिघला हुआ मिलता है, मतलब मॉल्टन स्टेट में हमें मेटल मिलता है। बताइए, चलो आगे देखो। एक थर्माइट रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं, आयरन ऑक्साइड लेते हैं, इसे हम रिड्यूस करने के लिए एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल करते हैं और गर्म कर देते हैं। वही है रिएक्टिविटी सीरीज में, एल्यूमिनियम आयरन के ऊपर आता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को मुक्का मार के भगा देगा, खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और आयरन जो है मेटल हमें मिल जाएगा, वो भी पिघले हुए फॉर्म में। क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होगी तो मेटल जो है पिघल के मिलेगा, मॉल्टन फॉर्म में मिलेगा। इसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। इसका इस्तेमाल किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए और जो टूटे फूटे मशीन के पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, पिघला हुआ लोहा मिल रहा है। आई बात समझ में? चलो अब देखो जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो थोड़े अनस्टेबल टाइप के होते हैं। तो ऐसे लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। सिर्फ लेस रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को आप हीट कर दो, हीटिंग से ही क्या होगा, वो ऑक्साइड्स रिड्यूस हो जाएंगे और आपके पास रिस्पेक्टिव मेटल्स आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की, जिंक की, आयरन की, लेड की, तो बेटा ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, इनके ऑक्साइड्स फिर भी स्टेबल होते हैं। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, तभी तो हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं या जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, है ना। लेकिन ज़रा आप ये सोचो कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं
पोटेशियम से लेकर के एल्यूमिनियम तक, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो कितने स्टेबल होंगे। और ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए तो डेफिनेटली जो है आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए रहेगा। भाई मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को ही रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए था, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को तो रिड्यूस करने के लिए तो और भी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा ना। तो एक काम करते हैं ना, कार्बन का ही इस्तेमाल करते हैं। चलो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है मेरे पास, इसको मुझे रिड्यूस करना है। ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है बेटा, जिसे मैं रिड्यूस करना चाहती हूँ, और इसके लिए मैंने रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, और फिर मैंने हीट भी कर दिया। अब क्या होगा, कार्बन बोलेगा ए ऑक्सीजन इधर आओ मेरे पास, तो ये एल्यूमिनियम बोलेगा कार्बन को आया बड़ा मुझसे ऑक्सीजन छीनने वाला। ऐसा क्यों बोलेगा एल्यूमिनियम कार्बन को, क्योंकि बेटा एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो ज़्यादा है कार्बन से। मतलब कार्बन भी ऑक्सीजन को पसंद करता है, इसीलिए वो उसको बुला रहा है, लेकिन जो एल्यूमिनियम मेटल है ना कार्बन के सामने, वो और ज़्यादा पसंद करता है ऑक्सीजन को, तो वो तो बिल्कुल भी जाने ही नहीं देगा। एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देगा। कार्बन बोलेगा कि आजा आजा, लेकिन एल्यूमिनियम बोलेगा आया बड़ा, मेरी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए तुझे से ज़्यादा है, मैं तेरे पास ऑक्सीजन को नहीं आने दूंगा। अब बताइए, अगर कार्बन के पास ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं तो फिर ये मेटल ऑक्साइड मेटल में रिड्यूस कैसे होगा। अरे अरे, जो दिक्कत की बात हो गई। इसका मतलब क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें मेटल्स में रिड्यूस करना बड़ी दिक्कत की बात होती है, बहुत दिक्कत की बात होती है। रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी कुछ नहीं कर पाता। अब क्या करें, तो एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि भैया, मतलब कंक्लूजन नहीं, एक सल्यूशन निकाला जाता है। क्या सल्यूशन, कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, उनके पिघले हुए क्लोराइड्स का हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवा देते हैं। भाई हमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स तो चाहिए है ना, चाहिए ही है, चाहे जो हो जाए। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स तो हमको इस तरीके से तो मिल नहीं पा रहे हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें रिड्यूस करना तो बड़ी दिक्कत की बात है, ये तो हम कर नहीं सकते। रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी कुछ नहीं कर पा रहा है इस जगह पे। तो हम दूसरा तरीका क्या निकालते हैं कि भैया जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के जो पिघले हुए क्लोराइड्स होते हैं ना, उनका हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवा देते हैं ताकि हमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स मिल जाएं। क्या मतलब हुआ, सुनो मेरी बात। मेरे पास हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम का क्लोराइड है, मतलब कि अरे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है यार, मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। एक कंटेनर में मैंने ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, पिघला हुआ, मोल्टन, ठीक है ना। NaCl ले लिया मैंने, मोल्टन, पिघला हुआ। कंटेनर में मैंने पिघला हुआ NaCl ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, भाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना है, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो इलेक्ट्रोड्स तो लगाने पड़ेंगे ना। लगा दिए और इनको बैटरी से मैंने जोड़ भी दिया। ये हुआ एनोड, ये हुआ कैथोड। अब क्या होगा, जैसे ही इस पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ना, ये टूट जाएगा अपने आयंस में, ये अपने आयंस में टूट जाएगा, सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में टूट जाएगा। अब सोडियम आयंस के ऊपर
चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड, उनकी तरफ, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के जाएंगे। अरे यार, सोडियम आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जो है कैथोड, उसकी तरफ जाएंगे अट्रैक्ट होकर के, और जाकर के क्या बना लेंगे? यहाँ पर सोडियम एटम्स बना लेंगे, है ना, सोडियम एटम्स बना लेंगे। वहीं जो नेगेटिवली चार्ज्ड है ये क्लोराइड आयंस, ये अट्रैक्ट होकर के कहाँ जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एनोड के ऊपर जाएंगे, एनोड के ऊपर जाएंगे, है ना, और क्या बना लेंगे? क्लोरीन एटम्स बना लेंगे। ये एटम्स कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। मतलब कि एनोड पर बेटा क्लोरीन गैस बन जाएगी, एनोड पर क्लोरीन गैस बन जाएगी, और कैथोड पर सोडियम इकट्ठा हो जाएगा। वही तो हमें चाहिए था बेटा, हमें सोडियम मेटल ही तो चाहिए था, हाईली रिएक्टिव मेटल ही तो हमें चाहिए था। मिल तो गया। कैसे मिला? इस हाईली रिएक्टिव मेटल के क्लोराइड को, पिघले हुए क्लोराइड का हमने क्या करा है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवा दिया है, तो हमें मिल गया क्या? मेटल। आई बात समझ में? चलो देखो, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लोरीन कहाँ बनती है बेटा? एनोड पर बनती है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और जो मेटल है वो कहाँ डिपॉजिट होता है? कैथोड पर, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पर ये होती है, एनोड पर ये होती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैथोड के ऊपर ही मेटल, कैथोड के ऊपर ही मेटल डिपॉजिट होगा, और एनोड पर जो है क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। चलो, अब सारा काम हमने कर लिया, मतलब हमने जो है ना बेटा मेटलर्जी की ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म कर लिए हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, मेटलर्जी की हमने ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म कर लिए हैं। ओर का कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, फिर जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर आई उसमें से हमने मेटल को भी जो है खींच के बाहर निकाल लिया। लेकिन बेटा जो मेटल हमारे पास आया है ना, वो ससुरा अभी भी कैसा है? इम्प्योर है। तो अब उसको जो है प्योर करो, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं इम्प्योर मेटल की। मतलब अब ये काम और बचा है करने के लिए कि इन दो स्टेप्स से हमने मेटलर्जी को आधे से ज़्यादा पूरा कर लिया है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड ओर से जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो खींचा गया है, वो मेटल अभी भी गंदा है, इम्प्योर है। तो अब उसको प्योर करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। जैसे कि कॉपर मेटल आया तुम्हारे पास, कॉपर की तुम्हारे पास ओर थी, तुमने उस ओर से जो है कॉपर मेटल को खींच लिया बाहर। कॉपर की ओर थी जिससे कि तुमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन बेटा ये जो कॉपर मेटल तुम्हारे पास आया है ना, ये अभी भी इम्प्योर है, इसको प्योर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू। होता क्या है देखो, हम एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं प्योर कॉपर की। तुम्हारे पास जो मेटल आया है वो इम्प्योर है, तुम्हारे पास जो कॉपर मेटल आया है, जो तुमने एक्सट्रैक्ट किया है ओर से, वो इम्प्योर है। उसको प्योर करने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले हम पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे एक प्योर कॉपर मेटल की, प्योर कॉपर की एक पतली स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है ना। और वही जो तुम्हारे पास इम्प्योर कॉपर मेटल आया है ना, उसका हम एक मोटा सा ब्लॉक ले लेंगे। पतली स्ट्रिप लेंगे प्योर कॉपर की, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। और जो इम्प्योर कॉपर मेटल आया है हमारे पास, उसका हम एक मोटा सा ब्लॉक ले लेंगे। इम्प्योर कॉपर मेटल, इम्प्योर कॉपर मेटल का ब्लॉक या रॉड बोल लो, रॉड बोल लो, ठीक है। फिर यहां पर हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। क्या इलेक्ट्रोलाइट? बेटा कौन से मेटल को तुम प्योर करना चाह रहे हो, कौन से मेटल की तुम रिफाइनिंग करना चाह रहे हो? कॉपर की। तो तुम कॉपर मेटल का ही वाटर सॉल्युबल
सॉल्ट ले लोगे। जिस मेटल की तुम रिफाइनिंग करना चाहते हो उसी मेटल का तुम पानी में घुलने वाला एक नमक ले लोगे। मैंने लिया कॉपर सल्फेट। भाई कॉपर मेटल को मैं रिफाइन करना चाहती हूं क्योंकि मेरे पास जो ओर से कॉपर मेटल आया है मेरे पास ओर से जो कॉपर मेटल आया है वो इम्प्योर है, उसको मैं प्योर करना चाहती हूँ, उसकी मैं रिफाइनिंग करना चाहती हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगी ना, कॉपर सल्फेट सॉल्ट ले लूंगी क्योंकि वो पानी में घुल जाता है, वाटर सोल्यूबल होता है वो। तो मैं बस कॉपर सल्फेट लूंगी, उसको मैं पानी में जो है घोल दूंगी, तो मेरे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आ जाएगा और उसी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को मैं ले लूंगी एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिस मेटल को तुम रिफाइन करना चाहते हो उसी मेटल का एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ले लो, पानी में घोल दो, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करोगे, बस इसको जो है अब इन दोनों ही ये बेसिकली इलेक्ट्रोड्स हुए तुम्हारे, प्योर मेटल, प्योर कॉपर मेटल की स्ट्रिप और इम्प्योर कॉपर मेटल की रॉड, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगे। इनको जो है हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ेंगे कि ये जो इम्प्योर कॉपर बोल रही हूँ, ये जो इम्प्योर कॉपर मेटल की जो रॉड है ये बन जाए एनोड, और ये जो प्योर कॉपर मेटल की तुमने पतली सी स्ट्रिप ली है ये क्या बन जाए, कैथोड बन जाए। मतलब कि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे। आई बात समझ। अब क्या होगा, सब जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ना, ये जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये टूटेगा अपने आयंस में, है ना, आयंस में टूटेगा, कॉपर आयंस में टूटेगा और सल्फेट आयंस में टूटेगा। कॉपर आयंस के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयंस नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड के ऊपर जाएंगे अट्रैक्ट होकर के। भाई आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड जो इलेक्ट्रोड है कैथोड उसके ऊपर जाएंगे अट्रैक्ट होकर के, है ना, जाएंगे अट्रैक्ट होकर के। और जो है यहाँ पर ये आयंस जो है कॉपर आयंस, कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर आयंस कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट होकर के इसी कैथोड पर जमते जाएंगे। एक हद के बाद क्या होगा बेटा, ये तो हमारा सोल्यूशन है ना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसमें से कॉपर आयंस कम होते जाएंगे। क्यों, जो कॉपर आयंस थे वो तो कैथोड के ऊपर जाके चिपक रहे हैं, एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, कैथोड के ऊपर आकर के जो है ना चिपक रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। तो एक हद के बाद क्या होगा, इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी आने लग जाएगी। तो सोल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी को पूरा करने के लिए जो तुमने यहाँ पर अपने उस इम्प्योर कॉपर मेटल की रॉड लेके रखी है, जो तुमने इम्प्योर कॉपर मेटल की जो रॉड लेके रखी हो ना, इसी रॉड में से जो कॉपर एटम्स हैं वो आयंस के फॉर्म में बाहर निकल आएंगे सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी हो रही है, तो कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो इम्प्योर कॉपर मेटल की जो हमने रॉड लेके रखी थी इसी में से कॉपर एटम्स बाहर निकलते आएंगे आयंस के फॉर्म में और सोल्यूशन में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जो आए हैं कॉपर आयंस सोल्यूशन में वो फिर कैथोड के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, फिर जो है ना इस रॉड से कॉपर एटम्स बाहर निकलेंगे आयंस के फॉर्म में, सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन से फिर आयंस कहाँ जाएंगे, कैथोड के ऊपर जाएंगे, एटम्स में कन्वर्ट होंगे और फिर जो है कैथोड के ऊपर आके चिपकते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी ये जो एनोड है ना बेटा ये पतला होता जाएगा। क्यों, अरे यार यहाँ पर जो हमने इम्प्योर कॉपर मेटल की रॉड ली है एनोड के तौर पर, बेटा इसमें से तो जो कॉपर एटम्स हैं वो निकल निकल के बाहर जा रहे हैं ना सोल्यूशन में, तो जाहिर सी बात है ये जो रॉड है वो पतली होती जाएगी। और ये रॉड जो है मतलब ये जो कॉपर मेटल की जो हमने पतली सी स्ट्रिप लेके रखी थी बेटा ये मोटी होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर आयंस आते जा रहे हैं, एटम्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और चिपकते जा रहे हैं, तो ये पतली होती जाएगी, ये मोटी होती जाएगी। रिएक्शन के पूरी प्रोसेस के एंड में क्या होगा, इस इम्प्योर कॉपर मेटल रॉड में जितना भी कॉपर था ना वो सारा का सारा
इस रॉड के ऊपर आकर के चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया ना, मेटल की रिफाइनिंग। हम यही तो चाहते थे कि हमारा जो मेटल है वो प्योर हो जाए। तो बस इस रॉड में जितना भी कॉपर था वो निकल के पहले तो बाहर आया, सोल्यूशन में आया आयंस के फॉर्म में, और फिर आयंस कहाँ गए, इस कैथोड के ऊपर जाकर के चिपक गए। तो रिएक्शन के एंड में ये एनोड हो जाएगा बिल्कुल पतला और कैथोड हो जाएगा एकदम मस्त मोटा। और साथ में जो है एनोड मड भी निकलती है, ये इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। द सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। द प्योर मेटल जो है फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व होता है इलेक्ट्रोलाइट में। अन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सोल्यूशन, वेयर एज जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल हो जाती हैं बॉटम में एनोड के, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। आई बात समझ में है? बस मेटलर्जी इतना ही है। अब हम फटाफट से बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन में क्या होता है बेटा, मेटल्स जो हैं वो धीरे धीरे खबते जाते हैं, डाइजेस्ट होते जाते हैं। होता ये है कि हमारे मेटल्स के जो सरफेसेस होते हैं उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस आकर के अटैक कर देती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मॉइस्चर। तो इसके कारण क्या होता है, वो जो मेटल्स हैं वो मेटल ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में, कार्बोनेट्स में जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोरोजन का मतलब क्या है कि मेटल्स जो हैं वो धीरे धीरे खाए जा रहे हैं। कैसे? तो मेटल के सरफेसेस के ऊपर, एक मेटल्स के सरफेसेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक हो जाता है। तो मेटल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपने ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट्स में और सल्फाइड्स में। रस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, रस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा। लोहे की चीज़ों में जंग लग जाती है। कैसे जंग लग जाती है? कोई लोहे का आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जो आयरन एटम्स होते हैं उनकी रिएक्शन हो जाती है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ। क्या बन जाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, रस्ट होता है। रस्ट केमिकली क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, और यही जो है रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है लोहे के उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर। ये एकदम पाउडरी होता है, इसको तुम अपनी फिंगर टिप से ऐसे टच करोगे तो तुम्हारी उंगलियों पे ही चिपक जाएगा पाउडर। सिल्वर की जो चीज़ें होती हैं, चांदी की, वो ऐसे काली पड़ जाती हैं। क्यों? सिल्वर का सपोज तुम्हारे पास एक चम्मच है, वो काला पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस सिल्वर ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जो सिल्वर के एटम्स थे उनकी रिएक्शन हो जाती है एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस तो निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर बन जाता है सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो इसी सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है चम्मच के ऊपर, इसलिए चम्मच जो है काली पड़ जाती है। नेक्स्ट, कॉपर की चीज़ें जो है ना नीली हरी हो जाती हैं ओवर टाइम यूज़ करने पर। क्यों? सपोज ये कॉपर का पाइप है, तो पाइप के सरफेस पर जो कॉपर के एटम्स थे उनकी रिएक्शन हो जाती है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या बन जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, मतलब कि ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसीलिए ग्रीन कलर की कोटिंग जो है तुम्हें देखने को मिलती है कॉपर की चीज़ों के ऊपर। तो अगर हम बात करें बेटा कोरोजन की, या अगर हम बात करें टू बी मोर स्पेसिफिक रस्टिंग की, लोहे की चीज़ों में जो जंग लग जाती है, ठीक है ना, अगर हम उसकी बात करें तो बेटा रस्टिंग के लिए ना दो कंडीशंस बहुत ही नेसेसरी होती हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, दूसरी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स मतलब मॉइस्चर। मतलब अगर लोहे की किसी चीज़ में जंग लगनी है तो बेटा जंग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है और मॉइस्चर चाहिए है। अगर ऑक्सीजन है मॉइस्चर नहीं है तो जंग नहीं लगेगी, अगर मॉइस्चर है ऑक्सीजन नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगी। मतलब इन दोनों का होना ज़रूरी है, तब जाकर के जो है जंग लगती है, वरना तो नहीं लगने वाली। तो अगर हमें किसी लोहे की चीज़ को रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो हम क्या करेंगे, उस लोहे की चीज़ का जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? पेंटिंग कर दो भाई, पेंट की लेयर आ जाती है लोहे के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो कांटेक्ट है लोहे का
एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ वो टूट जाता है, तो रस्टिंग नहीं हो पाती। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, किसी लोहे के ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, तो जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन का और मॉइस्चर का लोहे के साथ वो टूट जाएगा, कोई जो है ना रस्टिंग नहीं होगी। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, किसी दूसरे मेटल, टू बी मोर स्पेसिफिक हम बात करते हैं जिंक मेटल की। बेटा जिंक जो है ना वो आयरन के लिए अपनी कुर्बानी जो है ना दे देता है। कैसे? सपोज ये लोहे की रॉड है तुम्हारे पास, इस पे तुम क्या करोगे, जिंक मेटल की एक कवरिंग चढ़ा दोगे। लोहे की रॉड जो है इसके ऊपर तुम जिंक मेटल की कवरिंग चढ़ा दोगे, तो इस जिंक मेटल की कवरिंग से होगा क्या, लोहे का जो कांटेक्ट है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ वो कांटेक्ट टूट जाएगा। मतलब लोहे की जो तुम्हारे पास रॉड है अब इसमें जंग नहीं लगेगी। लेकिन तुम बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, जिंक मेटल की कोटिंग के कारण हुआ क्या, लोहे का कांटेक्ट खत्म हो गया एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, लेकिन लोहे के इस रॉड के ऊपर जो जिंक मेटल की आपने कवरिंग लगाई है मैम, वो जिंक मेटल तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर आता है। इसका मतलब क्या कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो क्या जिंक जो है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ जो है रिएक्ट नहीं करेगा क्या? माना कि जिंक कवरिंग से क्या हुआ, लोहे का कांटेक्ट खत्म हो गया ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, तो लोहे का कोरोजन तो नहीं हुआ, जंग नहीं लगी, लेकिन जो ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग चढ़ाई हुई है क्या वो खराब नहीं होती क्या? क्या जिंक रिएक्ट नहीं करता? करता है रिएक्ट, बिल्कुल करता है। लेकिन होता क्या है, जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड लेयर बन जाती है बेटा। जिंक की जो कोटिंग तुमने करी है ना उसमें जो जिंक है वो रिएक्ट करता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। लेकिन बेटा ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्यों? जैसे कि जो जंग लगती है उसमें जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है वो तो बिल्कुल पाउडर होता है, फूंक मारो तो उड़ जाएगा। लेकिन यहां पर जो जिंक ऑक्साइड जो बनी है ना बेटा ये उड़ती नहीं है, ये बकायदा लेयर बन जाती है। जैसे कि ये जिंक है, इसके ऊपर सरफेस पर जो जिंक के एटम्स प्रेजेंट थे उनकी रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ, तो जिंक ऑक्साइड की ये क्या बन गई बेटा, लेयर बन गई। अब ये लेयर जो ना हटती नहीं है, ये लेयर चिपकी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, फर्दर जो नीचे वाले जिंक के एटम्स है ना उनका कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं होता, तो फर्दर आप बोल सकते हो कि जिंक मेटल का कोरोजन नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, जिंक ऑक्साइड बन गई सो बन गई। अब ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी नीचे वाले जिंक के एटम्स को कि फर्दर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड ना बनाए, उनका कोरोजन ना हो। इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगर बेटा ये जिंक की कोटिंग टूट गई ना फिर भी जो है रस्टिंग नहीं होती है। लास्ट एक मेथड होता है जिससे कि हम लोहे की चीजों को जो है रस्टिंग से बचा सकते हैं, वो होता है अलॉइंग। क्या होता है? अलॉइंग। ठीक है, अब यहां देखो अलॉयज क्या होते हैं बेटा, अलॉइंग से अलॉयज निकल के आया है, समझा देती हूं। अलॉयज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का। समझे? अलॉयज बनते क्यों हैं? देखो बेटा कोई भी जो मेटल है ना वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कोई भी मेटल सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें खामियां तो होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लोहे की, कहने को लोहे के बड़े बड़े यूजेस होते हैं, मैं लोहे का इस्तेमाल करना चाहती हूँ ब्रिज बनाने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? लोहा अपने प्योर स्टेट में बहुत सॉफ्ट होता है। अब इतने सॉफ्ट मेटल का मैं ब्रिज क्या खाक बनाऊंगी? तो कहने को तो लोहा बहुत अच्छा था, मैं उसका ब्रिज बनाना चाहती हूँ, लेकिन लोहा अपने प्योर स्टेट में बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से स्ट्रेच हो जाता है। तो मैं कैसे जो है ना प्योर लोहे का इस्तेमाल करके ब्रिज बनाऊं? समस्या है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस लोहे को, आयरन मेटल को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी, मिक्स करूंगी। जब भी आप किसी एक मेटल को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करते हो ना बेटा, तो उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही जाती है, मेटल की प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही जाती है। तो मैं क्या करूंगी, 98% तो मैं लोहा ही लूंगी और 1.5% या 0.5 से लेकर के 1.5% तक मैं कार्बन मिला दूंगी।
कार्बन मिला दूंगी लोहे में, तो क्या होगा, मेरे पास आयरन और कार्बन का एक मिक्सचर बन जाएगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। मतलब ये नहीं कि मैंने लोहे में कार्बन मिलाया है तो कार्बन जो है एक जगह मतलब इकट्ठा होकर के बैठा है ना, पूरे आयरन में कार्बन अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तभी तो मैंने बोला था कि अलॉयज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स के, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का। तो बेटा मेरे पास स्टील बन गया। स्टील में क्या होता है, 98% लोहा होता है, आयरन होता है, और 0.5 से 1.5% तक क्या होता है, कार्बन होता है। बेसिकली 1.5% कार्बन होता है। आप बोलोगे कि मैम कार्बन को मिक्स करने से हुआ क्या आयरन के साथ? बेटा लोहे की जो वो प्रॉब्लम थी ना कि वो प्योर स्टेट में बहुत ही सॉफ्ट था, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब जो लोहा है, जो बेसिकली स्टील है, वो हार्ड हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगी उसका, मुझे जो बनाना है कंस्ट्रक्शन में जहां पे उसको यूज करना है मैं करूंगी, समझे? तो कोई भी मेटल सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देंगे, मिक्स करेंगे, फिजिकल मिक्सिंग होगी, केमिकल मिक्सिंग नहीं होगी, या किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ में जो है मिक्स कर देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे, तो क्या बन जाता है, वो अलॉय बन जाता है। जैसे कि लोहा है मेरे पास, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कुछ कुछ बनाऊं, लेकिन लोहा जो है बहुत जल्दी उसमें जंग लग जाती है, तो मैं क्या करूंगी, निकल एंड क्रोमियम, ये दोनों मैं मेटल्स ले लूंगी और लोहे में मिक्स कर दूंगी। क्यों? निकल एंड क्रोमियम ये दोनों ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोरोजन से रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें जंग ये कोरोड नहीं होते हैं, और लोहे की प्रॉब्लम ये है कि वो कोरोड होता है। तो लोहे को कोरोड, आप बोल सकते हो कि लोहे को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए मैंने क्या करा, लोहे में निकल एंड क्रोमियम डाल दी, क्योंकि ये दोनों मेटल्स कोरोजन से रेजिस्टेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बेटा स्टेनलेस स्टील बन गया। स्टील में लोहा और कार्बन आता है। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, लोहे में जब निकल एंड क्रोमियम मिल जाता है, ठीक है ना। आयरन 74% होता है, क्रोमियम 18%, निकल 8%। ये दोनों कोरोजन रेजिस्टेंट, ये दोनों कोरोजन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए जो मेरा स्टेनलेस स्टील है बेटा, जिसके हम टिफिन वगैरह बनते हैं, चम्मच कटोरी वगैरह बनती है ना, उनमें जंग नहीं लगती। भाई तुम स्टेनलेस स्टील की बनी हुई चम्मच कितना भी इस्तेमाल करो, 4 साल इस्तेमाल करो, चम्मचों में कोई जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, निकल एंड क्रोमियम है उनमें, तो लोहा जो है उसमें जंग नहीं लगेगी। आई बात समझ में? अलॉयज बनते कैसे? जो मेन मेटल है आप उसको पहले तो गर्म करो, फिर उसमें जो भी आप डालना चाहते हो दूसरा एलिमेंट, चाहे मेटल या नॉन मेटल, वो डालो, अच्छे से मिक्स करो, ठंडा कर दो, तो वो जो है आपका रूम टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा, अलॉय बन जाएगा। तो प्राइमरी मेटल को सबसे पहले हीट करना पड़ता है, इसके बाद में दूसरे एलिमेंट्स उनमें डाले जाते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन में, और फिर कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। अच्छा, वो अलॉय जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मरकरी होता है, उसे हम अमलगम बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, तो अलॉयज क्यों बनते हैं, टू इंक्रीज हार्डनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है वो लोहे में ऐड किया जाता है हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए। हार्डेंड आयरन को हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, ठीक है ना। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन से आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, कि वही वाली प्रॉब्लम है ना कि लोहे में जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है, तो कोरोजन ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो ऐसे मेटल्स लेते हैं जो कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और उनको हम मिक्स कर देते हैं लोहे के साथ, तो उनके साथ में लोहा भी जो है कोरोजन से रेजिस्टेंट हो जाता है। स्टेनलेस स्टील। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अलॉयज बनाते हैं। मतलब जो प्राइमरी मेटल है ना उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम अलॉयज बना देते हैं। जैसे कि देखो, सोल्डर एक अलॉय होता है टिन का, 50% उसमें टिन होता है, लेड उसमें 50% होता है, तो मतलब सोल्डर एक अलॉय होता है टिन और लेड का, दोनों 50-50% होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मतलब अगर सोल्डर का आप मेल्टिंग पॉइंट देखो तो टिन और लेड इन दोनों के ही इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट्स से सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसके कारण इसको तारों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोल्डरिंग वायर का, है ना।
फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी कम करने के लिए अलॉयज बनते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज लेस देन ऑफ प्योर मेटल्स। फॉर एग्जांपल ब्रास अलॉय होता है कॉपर और जिंक का, ब्रोंज अलॉय होता है कॉपर और टिन का। ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बल्कि देखा जाए तो जो कॉपर है उसको तो भैया इलेक्ट्रिकल तारों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम अलॉयज जो है बनाते हैं। बस इतना ही सेशन के लिए। होपफुली सेशन की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।